कुछ कहानी बस कहानी बनकर ही रह जाते हैं। समय के साथ लोग उसे भूलने लग जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने की पहले मैं हूं महापात्र, आप सभी की स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। जी दोस्तों, ये कहानी है ग्वालियर की फेमस डाकू पारसराम की, जो कभी चैत की महीना में अपनी घोड़ा पर सवार होकर ललकती हुई धूप में दोपहर की समय कहीं जा रहे थे। भूखा प्यासा, प्यास के कारण गला बहुत ज्यादा उनका सूख रहा था। आसपास में तालाब, नदी, नहर या कोई गांव उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। काफी दूर तक चलते चलते उन्हें एक चबूतरा नजर आया, जिसके ऊपर एक शिवलिंग स्थापना किया गया था। लेकिन कच्चा चबूतरा होने के कारण उसमें बारिश की पानी ने काफी छोटे छोटे गड्ढे बना दिए थे, जिस कारण शिवलिंग जो है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने लगा था। इसको देखकर परशुराम को लगा कि शिवलिंग को ठीक से बैठाना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने घोड़े से उतर के घोड़े को एक पेड़ से बांधकर शिवलिंग को ठीक से बैठाने लगे। शिवलिंग को ठीक से बैठाते हुए मनी मन शिव जी से उन्होंने बातें करने लगे। उन्होंने बोलने लगे कि शिव जी महादेव, आप तो मेरा गुरु हो, क्योंकि आप परशुराम जी के भी गुरु थे। परशुराम जी को मैं बहुत मानता हूँ, तो आप उनकी गुरु हैं, तो आप मेरे भी गुरु हुए। वो भी ब्राह्मण थे और मैं भी ब्राह्मण हूँ। परशुराम ने आमिरों का नाश किया और गरीबों का पालन किया, मैं भी वही करता हूँ। धनवान से धन चुरा कर गरीबों का पालन करना क्या डाकूपन है? ग्वालियर सरकार ने मेरे नाम पे 5,000 रुपया का वारंटी इनाम रखे हैं और भारत सरकार ने मेरे नाम का 30,000 रुपया इनाम रखे हैं। वो लोग आमिरों का पालक और गरीबों का घालक, इसलिए वो लोग मुझे डाकू कहता है। आप ही बताइए भगवान, क्या मैं डाकू हूँ? इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, महादेव जी, जब तक आपकी कृपा हमारे साथ है तब तक मेरे को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। शिवलिंग से इतना बातें करने के बाद अचानक फिर मन ही मन सोचने लगे परशुराम कि मैं तो लगता है प्यासा ही मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो इतना प्यास लगा है। क्या महादेव जी आज मुझे पानी नहीं मिल सकता है? और मेरे जो उतना साथी जो अपने घोड़े पे चढ़कर, और वो सारे लोग पढ़े लिखे हैं जो परेशान होकर मुझे खोज रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर मरा पड़ा रहूंगा तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। मेरे सारे साथी मेरे बगैर नेत्रहीन हो जाएंगे। बाबा, क्या आज आप मुझे प्यासा ही मार देंगे, मेरा जान ले लेंगे? इतना बोलते बोलते उनकी नजर एक बुढ़िया पे जा गिरी। उस वृद्धा के हाथ में एक लोटा पानी और कुछ मीठा रखा हुआ था। परशुराम ने पूछा, हे वृद्धा माता, आप कहाँ रहती हैं? वृद्धा ने बड़ी प्यार से जवाब दिया, पास की गांव में, जिसका नाम शेखोपुर गांव है। जात की अहिर हो बेटा। परशुराम ने पूछा कि माता, आप यहाँ पर क्यों आई है? इतना चिलचिलाती हुई धूप में आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो वृद्धा उस चबूतर के ऊपर उस लोटा पानी और मिठाई को रखते हुए बैठ गई नीचे और बैठकर खूब रोने लगी। परशुराम जब उन्हें बहुत समझाया तो फिर वो बुढ़िया बोलने लगी कि पिछले साल हमारी गांव में प्लेग बीमारी छा गया था, जिसके कारण मेरा बेटा बिहारी और मेरा बहू की मौत हो गया। अब उनकी 10 साल की बच्ची जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब से मेरा बेटा बिहारी का मौत हुआ तब से मैं यहाँ पर रोज आती हूँ, क्योंकि ये मेरा बेटा का ही बनाया हुआ चबूतरा है। यहाँ पर शिवलिंग को मेरा बेटा ही स्थापना किए थे। मैं ये शिव जी के पास रोज आती हूँ और उन्हें जल डालती हूँ और उनके पास एक ही प्रार्थना करती हूँ, रोने लगती हूँ, कैसे मेरा पोती चंपा का जल्द से जल्द शादी हो जाए। आप जाकर वैशाख में हमारी चंपा की शादी तय हुई है, लेकिन ना जाने महादेव मेरी पोती की शादी कैसे करेंगे। उसके बाद पारसनाथ कहने लगे, चिंता ना करो, चंपा की विवाह महादेव बाबा खूब धूमधाम से करेंगे। क्या माता, आप मुझे ये पानी पिला सकती हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। तब बुढ़िया ने बोली, पी लो बेटा, पी लो, और ये कुछ मीठा रखा हुआ है, इसे भी तुम खा लो। मैं सोचूंगी कि आज मेरी जल महादेव पर चढ़ चुका है। पानी पीने के बाद मानो पारसनाथ जी उठा।
उसके बाद उन्होंने बोले, हे वृद्धा माता, चंपा की शादी कब है? वृद्धा ने बोलने लगी, अगला बैसाखी में पंचमी के दिन केसरीपुर से बारात आएगी। इसके बाद पारसनाथ ने बोले, आप चिंता मत करें माता, चंपा की विवाह खूब धूमधाम से महादेव जी करेंगे। बुढ़िया अचानक खुश हो गई और खुश होके बोले, तुम 1000 साल जियो बेटा। तुम कहाँ से हो? भूखे मालूम होते हो। पास में मेरी घर है, चलो कुछ खाना खिला दो। पारसराम बोला, भूखा तो हूँ, पर मैं आपके गांव नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं डाकू हूँ। मेरे नाम पारसराम है और जंग साहब मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कैप्टन जंग साहब वही है जिन्होंने सुल्तान डाकू को गिरफ्तार किया था। उन्होंने 30 सिपाही के साथ मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मेरे सारे साथी मुझसे बिछड़ गया है, इसलिए आज मैं आपके गांव आ नहीं सकता हूँ, लेकिन चंपा के विवाह के दिन में मैं पक्का 5 मिनट के लिए आपके गांव में आऊंगा। इतने में बुढ़िया बोली, तुम मुझे डाकू तो नहीं लगते हो, कोई देवता लगते हो। पारसराम ने घोड़े पर सवार होते हुए बोले, आजकल उल्टा जमाना आ चुका है। जो बहादुर और उदार होते हैं उसे डाकू कहा जाता है, और जो महलों में बैठ के गरीबों को लूटते हैं उसे रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं और पापी लोग हुकूमत करते हैं। कलयुग है, लेकिन अब चिंता मत करें, मैं पंचमी में 5 मिनट के लिए जरूर आऊंगा। इतना बोल के पारसराम वहां से निकल गए और बुढ़िया ने अपने घर पे आके अपनी पोती चंपा को पारसराम से मिलने की सारी कहानी बताया। तब तक उसकी गांव की एक बंदा जो उसके घर के पास खड़ा था वो ये सारी बातें सुन लिया, और सुनते ही वो थाने में जाकर ये सारी बातों की सूचना दे दिया। अब शादी की पहला दिन बिहारी अहिर के घर के सामने कुछ गाड़ियां आकर खड़ी हो गई, जिसमें से शादी की सारे सामान जैसे आटा, चावल, तेल, शादी की कपड़े, गहना, जेबर, मिठाई, ये सारे सामान भरा पड़ा हुआ था। गांव वाले पूछने लगे, ये सारे सामान किसने भेजे? तो गाड़ी वाले ने जवाब दिया, हमें क्या मालूम, हम लोग तो किराया का गाड़ी चलाते हैं, हमें किराया अदा कर दिया गया, पता बताया गया कि वहां पर जाकर ये सारे सामान पहुंचा दो, हम लोग पहुंचाने आए। इतना बोल के गाड़ी वाले तो चले गए, लेकिन ये बातें उस गांव की सिर्फ 3 जन को मालूम था, चंपा, बुढ़िया और जो पास में खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहे थे, यानी कि उस गांव की मुखिया। मुखिया ने फिर से जाकर थाना में पक्की खबर पहुंचाए कि हाँ, पारसराम सामान पहुंचा दिया और कल वादा किया है कि बुढ़िया के घर पे चंपा की शादी के लिए 5 मिनट के लिए कम से कम पारसराम आएगा। अब पुलिस और उनकी सारे लोग यानी कि दारोगा और जितने कांस्टेबल थे सब सौदागर की भेष धारण करके उसी दिन शाम से ही गांव में घूमने लगे। अब जब शादी के दिन पारसराम तैयार होके घोड़े पर चलने लगे तो उन्हीं की एक साथी रहीम ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? पारसनाथ जवाब दिया, तुम्हें तो पता ही था कि चंपा की शादी में जाना है। रहीम ने बोला कि मुझे पक्की खबर है उस गांव में भेष बदलकर पुलिस घूम रहा है आपको पकड़ने के लिए। लगता है मूर्ख बुढ़िया ने पूरे गांव में ये सूचना दे चुका है। इसके बाद रहीम बोला कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। पारसराम बोले, तुमको पता है मेरा वादा कभी खाली नहीं जाता है, मैंने वादा कर चुका। तो रहीम बोला कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसके बाद दोनों शादी में पहुंच गए। बिहारी अहिर के घर में पहुंचने की थोड़ी देर पहले ही रहीम ने कहा कि जाइए आप शादी करवाइए, चंपा की कन्यादान करवाइए और मैं आपकी पहरादार बन के और आपकी घोड़ा को संभालते हुए यहीं पर खड़ा रहता हूँ और सबको देखता हूँ, आपको इन्फॉर्म कर देंगे कुछ अगर वैसा वैसा हुआ तो। पारसराम गए शादी में, चंपा का कन्यादान किया। गांव वाले समझ गए कि यही इतने सारे सामान भेजे हैं और ये सामानों के साथ चंपा की कन्यादान भी किए, तो गांव वाले ने उनको भगवान समान मानने लगे, उनकी पैर धोने लगे। किसी ने उनको बैठने की जगह दिया, किसी ने उनके लिए मिठाई लेके आए। लेकिन पारसराम को तो पता था कि समय उनके पास कम था, जल्दी उनको भाग के जाना था। तो पारसराम ने गांव से निकलने लगे। जैसे ही उन्होंने शादी के घर से निकल गए तो पुलिस उनका पीछा किया, उनको चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन बड़ी चतुराई के साथ रहीम ने उनके पास उनकी घोड़े को लेकर पहुंचाया और दोनों भागने लगे।
पारसराम की भागते समय पारसराम, रहीम और पुलिस के बीच में काफी फायरिंग होने लगी। इस दौरान पारसराम को भागने का मौका देने के कारण रहीम थोड़ा पीछे हो गए और पुलिस के साथ काफी फायरिंग के समय कुछ सिपाही मर गए और रहीम का भी मौत हो गया। कुछ देर आगे जाकर पता चला पारसराम को कि रहीम का मौत हो चुका है और पारसराम की घोड़े को भी गोली लग चुका था। इतना में पारसराम घोड़े को छोड़कर एक नाला के ऊपर से गुजरने लगे। नाला बारिश की पानी पे काफी भर चुका था, इसलिए उसको तैर के जाना था। लेकिन अंधेरा, शाम ढल चुकी थी। अंधेरा होने के कारण वो छुप छुप के जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। अब पारसराम खुद को सरेंडर करते हुए कहा कि चलो, मैं तो अपना वादा पूरा कर चुका हूँ, मैं चंपा का शादी करवा चुका हूँ, अब मुझे मार दो या अरेस्ट कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पारसराम की ये बातें जंग साहब का दिल को छू लिया था। उन्होंने पारसराम को आश्वासन दिया कि तुम अगर गिरफ्तार हो जाते हो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी सजा कम से कम करवाऊंगा और जल्दी से छुटकारा पाने का व्यवस्था भी मैं खुद करवा दूंगा और हम लोग अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। आखिर में पारसराम आत्मसमर्पण किया और कुछ दिन तक मुकदमा चला, लेकिन जंग साहब ने अपने वादा पूरा किया। पारसराम को किसी भी तरह बाहर लेके आए। पारसराम को ये तो समझ में आ चुका था कि उद्देश्य कितना भी अच्छा हो, पर डकैती का समर्थन तो किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता है। आखिर में उन्होंने अपने सारे साथी को भी एक अच्छा जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। पारसराम साधु बन गया। उन्होंने उत्तराखंड में अपनी बाकी का जीवन साधु के रूप में बिताया। 1934 में हरिद्वार में पारसराम अपने शरीर का त्याग दिया। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।